Hello dear students. Dear students, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. इक्वेशंस मीन्स समीकरण. हिंदी में इनको हम क्या पढ़ते हैं? समीकरण. तो आपने बहुत सारी इक्वेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ी पहले. जैसे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो आप जानते हैं. ठीक है. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपने की, वो भी आपने सॉल्व की है नंबर ऑफ मेथड से. अब हम आज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री में भी इक्वेशंस हो सकती हैं और उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. इसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है. व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर those equations which involves t ratios, trigonometric ratios. जैसे आप कोई लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वन वेरिएबल में भी होती है, टू वेरिएबल में भी हो सकती है, थ्री वेरिएबल्स में हो सकती है. ठीक है. वैसे ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिनमें टी रेशियोज इन्वॉल्व होती हैं. अब टी रेशियोज आपको पता है क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात. वो कौन से है हमारे पास? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट. ये सारी जो 6 टी रेशियोज है हमारी, इनसे कोई जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं. ठीक है. तो ये डेफिनेशन आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की समझ गए होंगे. इसको आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे इसके एग्जांपल्स लिखते हैं, हमारे पास आ जाए कि साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, या कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 या 1, कुछ भी हो सकता है. इस तरह से, मतलब इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती है. ठीक है. जैसे हमने अलजेब्रिक फंक्शन में पढ़ा है कि अलजेब्रिक में हमने बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व किया. लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक जो होता है वो भी क्यूबिक इक्वेशन भी होती है हमारे पास. इक्वेशन मीन्स इक्वल टू समथिंग, जो किसी के बराबर हो. जैसे साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, तो वी कैन से दैट दिस साइन एक्स टी रेशियो जो हमारी साइन है वो इक्वल्स टू है, किसके बराबर है? 1/2 के. मतलब ये इक्वेशन बन गई इनकी आपस में. ठीक है. तो सिंपली वी कैन से दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस व्हिच इन्वॉल्व टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो जब इस तरह की हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ जाती हैं, तो इनको सॉल्व कैसे करना है, कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, उसके लिए हम कुछ फॉर्मूले स्टडी करेंगे पहले, फिर हम इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे. कुछ एक फॉर्मूले हमारे पास, जैसे हमारे पास आ जाए इस तरह की इक्वेशन बन जाए, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, या कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, या टेन थीटा इक्वल्स टू 0. इस तरह से बन जाए इक्वेशंस. पर इससे पहले हम थोड़ा सा ये स्टडी कर लेते हैं कि ये जो हम सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के करेंगे ये होते कितने प्रकार के. ये सॉल्यूशन जो है हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कौन से हैं? नंबर 1,
प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड नंबर 2 जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, जनरल से आप समझ गए होंगे क्योंकि कोई चीज जनरली आ जाती है हमारे पास, जैसे हम सपोज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप जनरल टर्म लिखते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जब आपके पास जनरल या nth टर्म आपके पास आ जाती है तो इसमें फिर हम इस इक्वेशन में जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकालनी है वो निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई इंडिकेटर टर्म निकालनी है, n 1000 है, आपको बोला जाता है कि 1000th टर्म निकालो उसकी, तो हम n की जगह 1000 भर देते हैं और a और d जो हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होता है उसमें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम 1000th टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये इसमें भी जनरल सॉल्यूशन सेम उसी तरह के होंगे। और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है कि ये एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम कि एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है ये हमारा, एक किसी एंगल के ऊपर किसी टी रेशियो की वैल्यू क्या है। ठीक है, जहां आपके पास आ जाता है कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, तो आपको पता है कि 1/2 कहां होता है, साइन जो है वो 1/2 30 डिग्री के ऊपर होता है। ठीक है, तो वो 30 डिग्री जो होगा π/3 जो होगा वो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही लेते हैं हम के 0 और 360 के बीच जो हम टी रेशियोज के सॉल्यूशन करते हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे हैं 0 और 360 के बीच जो सॉल्यूशन होगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। है ये भी जनरल सॉल्यूशन भी सेम वैसे ही है 0 डिग्री से ही और आगे चलते हैं ये, बट ये फिर जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास कि हम किसी भी एंगल के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं जब हमें जनरल सॉल्यूशन का पता है। जैसे जनरल टर्म हमें एपी का पता है तो हम नंबर ऑफ टर्म्स यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दो सॉल्यूशंस को, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का है, इनको स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या आने चाहिए, जो वैल्यूज त्रिकोणमितीय अनुपातों की टी रेशियोज की 0 डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कुछ एक मेजर एंगल हमारे पास हैं। इनकी वैल्यू जो है वो हर एक टी रेशियो के लिए आना जरूरी है आपको। ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए वैल्यूज, तभी आप जो है वो इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और दूसरा क्या है कि जो हम फॉर्मूले स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो तो हम स्टडी करते हैं पहले, और जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ एक फॉर्मूले लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला कुछ जो हमारे जनरल सॉल्यूशन में यूज हो रहे हैं। ठीक है, कुछ एक फॉर्मूले हम लिख लेते हैं, फॉर्मूलाज फॉर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए जो हमारे फॉर्मूले होते हैं वो क्या है, सबसे पहले आपने याद रखना कि अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाती है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0, इस तरह की इक्वेशन आ जाती है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमें पता है कि साइन थीटा 0 कब होता है, 0 डिग्री के ऊपर। ठीक है, और कहां जाके हो जाता है, 180 डिग्री के ऊपर। तो ये जो हमारी वैल्यूज 0 आगे 0 डिग्री, 180 डिग्री, पाई जिसको हम रेडियन फॉर्म में पढ़ते हैं, तो ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। लेकिन जब हमने इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो इस केस में साइन थीटा इक्वल्स टू 0
तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. Z stands for set of integers, or you know what are integers? Integers are positive collection of numbers, जीरो नेगेटिव कलेक्शन ऑफ नंबर्स. जो नंबर लाइंस के ऊपर हमारे पास होती हैं वो सारे क्या है, इंटीजर्स होती हैं. ठीक है, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन होगा n पाई. अब जैसे हम n जीरो भर दें तो ये जीरो इंटू पाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा. तो आ गया हमारा थीटा जीरो डिग्री के ऊपर भी साइन थीटा जीरो होता है. और अगर हम वन भर दें इसका तो वन इंटू पाई, वन पाई हो गया. मतलब पाई के ऊपर भी वैल्यू साइन की क्या होती है, जीरो होती है इसकी. फिर टू भर देंगे तो टू पाई मतलब 360 के ऊपर भी वैल्यू उसकी जीरो होगी. 4 पाई के ऊपर, 5 पाई के ऊपर, माइनस में भी हो सकते हैं ये. ठीक है, माइनस पाई के ऊपर भी इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो सकती है, होगी, हो सकती नहीं है, होगी. ठीक है, तो इस तरह से ये हम फिर सारे सॉल्यूशन नहीं लिखते हम उस केस में. हम ये लिख देते हैं कि थीटा इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स. सेकंड, अगर आपके पास इक्वेशन आ जाती है कि cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो इस केस में थीटा जो होता है आपका ये 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. ठीक है, ये आपका जब cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास जीरो होता है तो इस केस में जो वैल्यू हमारी होती है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. तो यहां पर आप देख लो cos थीटा जीरो, वैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो cos थीटा जीरो कब होता है, जीरो जो है वो आपको पता है 90 डिग्री के ऊपर होगा ये. तो अब वही जनरल सॉल्यूशन आ गया, इंटू पाई बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. जब आप n जो है वो जीरो ले लेते हैं तो ये पाई बाई 2 हो जाता है, क्योंकि ये 2n इंटू जीरो, जीरो प्लस 1 ही रहा, 1 इंटू पाई बाई 2. मतलब पहला आपका सोल्यूशन जीरो कब होगा, पाई बाई 2 के ऊपर. दूसरा कब होगा, जब आप 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं तो 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 हो गया 3 इंटू पाई बाई 2, 270 डिग्री हो गया. 3 पाई बाई 2 के ऊपर भी वैल्यू कॉस की जीरो होगी. इसी तरह से आगे चलती जाएगी. आप 2 ले लेते हैं तो हमारा 5 पाई बाई 2 हो जाएगा. 3 ले लेते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 पाई बाई 2 के ऊपर हो जाएगी. इस तरह से ये आगे चलती जाती है वैल्यू की. इसकी वैल्यू जो है वो कॉस की जीरो कहाँ कहाँ होती है, बट वो सारी वैल्यू हम नहीं लिखते हैं. तो हम क्या लिख देते हैं, ये इसका जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. जो भी इंटीजर आप पुट करेंगे इसमें उसी तरह की वैल्यू जो है वो उस एंगल के ऊपर जो है वो cos थीटा जीरो होता जाएगा. ठीक है, और थर्ड इक्वेशन अगर आपके पास आ जाती है इस तरह की कि tan थीटा इक्वल्स टू जीरो, इस तरह की इक्वेशन जब आपके पास बन जाती है तो ये हमारे पास इस केस में थीटा जो है वो जनरल सोल्यूशन में क्या हो जाता है, ये भी n पाई ही होता है वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. जैसे साइन थीटा के लिए है ये सेम एज tan थीटा के लिए भी वही जनरल सोल्यूशन होता है हमारा थीटा इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. जैसे हम n को जीरो ले लेते हैं तो ये थीटा जो है वो 0 डिग्री के ऊपर भी tan जीरो होगा. फिर 1 ले लेते हैं तो पाई के ऊपर जीरो होगा. इस तरह से 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, इनके ऊपर जो है वो tan की वैल्यू जो है वो जीरो होगी. पर वो हम जनरल सोल्यूशन के केस में वो सारी वैल्यू हम नहीं शो करते. हम ये लिख देते हैं कि थीटा इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. क्लियर? तो ये तीन फॉर्मूले तो इस तरह के अगर आपके पास इक्वेशन बनती है तब. अब और स्टडी करेंगे. जैसे ये साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो है तो हमारे पास डायरेक्ट जो है वो कोसेकेंड थीटा इक्वल्स टू जीरो के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है. हम अगर हमारे पास कोसेकेंड थीटा इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, कहीं कोसेकेंड थीटा इक्वल्स टू जीरो या कुछ और टर्म आ जाती है, तो उस केस में हम
कोसिकेंड का पहले क्या कर लेते हैं, 1/sin थीटा लिख देते हैं इसको, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से साइन के लिए हम वो फॉर्मूला बनाते हैं, साइन की इक्वेशन बनाएंगे, डायरेक्ट कोसिकेंड के लिए नहीं है। वैसे ही सीकेंड के लिए भी डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं लिखते और टैन के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एक इक्वेशंस हमारी इस तरह की आ जाती हैं, ये आपने याद रखनी है जनरल सॉल्यूशन के लिए। अब कुछ एक और इक्वेशंस हमारे पास जनरल इक्वेशन अगर इस तरह की बन जाती हैं, जैसे सपोज हमारे पास आ जाता है इस तरह की इक्वेशन बन जाती है कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, ऐसी फॉर्म बन जाती है दोनों जगह एंगल ही है, थीटा और अल्फा एंगल ही है, लेकिन हमने थीटा को फाइंड करना है यहां पर, ठीक है। अगर ऐसी आपके पास इक्वेशन बन जाती है तो इस केस में थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू ये होगा हमारा n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। ये कब होगा, जब आपके पास फॉर्म बन जाती है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, इस तरह की फॉर्म आपके पास आ जाती है। सेकंड, अगर आपके पास फॉर्म बन जाती है कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा, ऐसी फॉर्म अगर आपके पास आ जाती है तो इस केस में थीटा किसके बराबर होगा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स। ये cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के लिए जनरल वैल्यू सॉल्यूशन लिखते हैं हम कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाती है कि tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, अगर ऐसी फॉर्म आ जाती है हमारे पास तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो इस केस में थीटा जो होता है ये n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये आपके पास लर्न होने चाहिए आपको ये फॉर्मूले। और साथ में क्या बताया मैंने आपको कि जो हमारी मेन एंगल्स की वैल्यूज है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूले जो है वो होने चाहिए, तभी आप इनका सॉल्यूशन कर पाओगे। तो हम इनसे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन करेंगे कि हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन इन केस ऑफ एनी trigonometric equation। जैसे सपोज वी हैव गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारे पास दी है, इस तरह से आ जाती है कि साइन x इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है √3/2। ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है और इसमें आपको पूछा जाता है कि इसका फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, दोनों ही सॉल्यूशन इसके फाइंड करिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालिए और जनरल सॉल्यूशन भी निकालिए। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं यहां पर। फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या करना आपने, साइन x इक्वल्स टू, जब ये हमारे पास √3/2 दिया है तो अब आपने देखना है कि ये √3/2 जो है वो साइन की वैल्यू कितने डिग्री पर होती है, ठीक है, उसको आपने यहां लिखना है। साइन x इक्वल्स टू क्या, साइन कितने डिग्री पर होगी ये,
sin√3/2 होती है 60 डिग्री के ऊपर। ठीक है, आपको पता है ये टेबल, यू नो वेरी वेल। तो √3/2 जो है वो साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री को जब हम रेडियन फॉर्म में लिखते हैं तो π/3। 60 डिग्री के ऊपर हमारी जो साइन की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो लिख दिया मैंने √3/2 की जगह मैंने लिख दिया है साइन π/3, क्योंकि साइन π/3 की वैल्यू ही ये है √3/2। ये इसकी जगह मैंने ये साइन π/3 क्यों लिखा, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है। हमने इक्वेशनें पढ़ी हैं, जो पहला हमने फॉर्मूला इसके लिए किया था कि हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा फॉर्म बन जाती है, तो हमारे पास वही फॉर्म बन रही है। देखिए √3/2 को मैंने लिखा कि साइन कितने डिग्री पर √3/2 है, तो वो आपको पता है 60 डिग्री के ऊपर होती है, तो मैंने इसको इसकी जगह लिख दिया साइन π/3, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। और साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा अभी हमने इक्वेशन की है ये कि अभी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो जनरल सॉल्यूशन के लिए है। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में है तो फॉर्म तो हमारी वही बन रही है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम जनरल सॉल्यूशन का नहीं लेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में sin x इक्वल टू साइन π/3, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू π/3 लिख सकते हैं इसको हम। ये जो थीटा हमारा होगा वो π/3 ही होगा, तो π/3 के ऊपर ही √3/2 है हमारी। ये दोनों साइड साइन जो है वो हम कैंसल आउट कर देते हैं इनको बाय टेकिंग इनवर्स, और ये x की वैल्यू जो है वो π/3 हो जाती है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो हमारा ये हो गया। अब एक सॉल्यूशन और होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से आप देखें तो कोई भी साइन x है, चाहे कॉस x है, चाहे टेन x है, किसी की भी वैल्यू दो क्वाड्रेंट में जो है, टू क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और टू में नेगेटिव है। अब ये वैल्यू हमारी अब जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है √3/2, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू भी है, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होते हैं। आपने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में ओनली साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होती हैं, रिमेनिंग टी रेशियोज विल बी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट थीटा दीज विल बी पॉजिटिव। और फोर्थ में cos theta and its reciprocal sec theta these will be positive and remaining t ratio will be negative here। तो अब कोई भी आप देख लो, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, बाकी हर एक टी रेशियो का एक अपना क्वाड्रेंट है, यहां पर वो पॉजिटिव है। जैसे थर्ड में tan और cot है, सेकंड में sin और cosec है। तो ये जो हमारी एक वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो इसका एक π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली निकल गई हमारे पास, लेकिन ये सेकंड में भी हो सकती है वैल्यू, क्योंकि साइन सेकंड में भी पॉजिटिव है। तो हम क्या कर देंगे, अल्सो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम इसको और क्या लिख देंगे, साइन x इक्वल्स टू इस √3/2 में हम क्या करेंगे, साइन पाई प्लस π/3 कर देंगे, सॉरी माइनस π/3। 180 ये होता है हमारा π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π। जब आप पाई माइनस π/3 कर रहे हैं, पाई माइनस तो मतलब ये क्वाड्रेंट सिस्टम जो हमारा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब माइनस करेंगे तो ये पीछे हटेगा, प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेगा ये एंगल जो है। तो पाई माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा हमारा, और हम करेंगे पाई से ही, π/2 प्लस थीटा नहीं करेंगे। यहां पर π/2 प्लस थीटा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि π/2 प्लस थीटा करेंगे तो ये वैल्यू साइन को वो चेंज हो जाती है कॉस में, फिर ये दोनों साइड कैंसिल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल्स टू ये साइन पाई माइनस π/3 आपके पास साइन 2π/3 हो जाएगा, दोनों साइड्स साइन साइन कैंसल, और x इक्वल्स टू हमारे पास 2π/3। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू π/3
and 2π/3. These are the two principal solutions of this equation. ये हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में आपको यही बताया कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होते हैं कि सोल्यूशन लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, इनके बीच जो हम किसी भी टी रेशियो की वैल्यूज को फाइंड करते हैं कि किस एंगल पर वो वैल्यू है, वो जो एंगल्स होते हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बनते हैं। क्लियर? इसके बाद हम इसके लिए जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसी इक्वेशन के लिए ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने स्टडी किए। अब जनरल सॉल्यूशन भी इसी तरह से करेंगे, लेकिन उसमें हम फॉर्मूला बना देंगे, फिर जनरल फॉर्मूला लग जाएगा, उसमें हम स्पेशली उस एंगल को नहीं देखेंगे। हमारे पास जैसे इसी को हम जब जनरल सॉल्यूशन में करेंगे, फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला हमारा सेम ही है, करने का मेथड जो है वो सेम है। साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2 को आपने यही लिखना है, साइन कितने डिग्री पर है, π/3 के ऊपर है। ठीक है, मतलब √3/2 वैल्यू जो है वो π/3 के ऊपर ही होगी, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से ये आगे सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है तो वहां पर एंगल चेंज हो जाएगा, पर π/3 वैल्यू जो है वो √3/2 जो है वो π/3 के ऊपर ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 निकाल लिया। तो हमारे पास अब इसमें जब आपने जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो फॉर्म आपने बना देनी है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। ये फॉर्मूला आपने किया कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा जब होता है, तो इस केस में जब थीटा हम फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, n π प्लस -1 n into अल्फा, where n belongs to any integer। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि साइन x इक्वल टू साइन π/3। दिस इंप्लाइज x किसके बराबर हो जाएगा, x इक्वल्स टू n π प्लस -1 n into अल्फा हमारे पास क्या है, ये π/3। ठीक है, और वेयर आपने लिख देना है कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है एनी इंटीजर से, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए इसकी वैल्यू जो है वो निकल सकती है। तो जब आप π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो आपने निकाल ली, और कहां हो सकती है √3/2 पॉजिटिव, वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है, बाकी थर्ड और फोर्थ में तो ये साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, आगे हम जाएंगे नहीं। तो अल्सो यू कैन राइट इट एज अल्सो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन π माइनस π/3, क्योंकि एंगल जो हमारा √3/2 वैल्यू दे रहा है वो π/3 के ऊपर ही दे रहा है, लेकिन हमने सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो π 180 माइनस थीटा करके जाना है, 90 प्लस थीटा करके नहीं आना, क्योंकि 90 में वैल्यू चेंज हो जाती है। मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि साइन, जब आप साइन ऑफ 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा करते हैं तो वैल्यू साइन की कॉस हो जाती है, कॉस की साइन हो जाती है, टैन की कॉट हो जाती है, कॉट की टैन हो जाती है, सीकेंड की कोसीकेंड हो जाती है और कोसीकेंड की सीकेंड हो जाती है। मतलब वैल्यू जो है वो 90 में और 270 में चेंजिंग हो जाती है। जब भी आप किसी भी टी रेशियो के लिए ये क्वाड्रेंट कर रहे हैं, 270 माइनस थीटा कर रहे हैं, तब भी वैल्यू चेंज है। 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती, जब 360 में वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये तभी हम 180 या 360 लेते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में। जब इस तरह का हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, वो क्यों लेते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू साइन ही रहती है, 180 माइनस थीटा कर दो तब भी वैल्यू उसकी साइन थीटा ही रहेगी। तो ये हमारा जो साइन, यहां पर साइन है तो हमें यहां पर भी साइन ही चाहिए, तभी हमारी साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा ये फॉर्म बन सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स इक्वल्स टू, इसको आपने क्वाड्रेंट लगाना नहीं है, हमने पहुंचना है सेकंड क्वाड्रेंट में कि कितने डिग्री पर ये √3/2 हो सकती है। तो 180 माइनस π/3 करके आपने देखना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2π/3 के ऊपर। तो अब फिर वही फॉर्म जो हमने यहां बनाई, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा किसके बराबर हो जाएगा,
n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। अल्फा क्या है यहां पर 2 पाई बाई 3 और वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो ये एक और ये दूसरा जनरल सॉल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन के होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम बहुत सारी इक्वेशंस हमारे पास हो सकती हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए। एक हम और स्टडी करते हैं इसी तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है, जैसे सपोज आपके पास आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि cos x इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लिया हमने, पर अब हमारे पास वैल्यू जो है वो है तो 1/2 लेकिन -1/2 है। तो अब आपने देखना है कि माइनस की वैल्यू है, इट मींस ये ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, एक तो बात क्लियर ये है। दूसरी क्या है कि cos नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव कहां होगा, ना तो फर्स्ट में हो सकता है और ना ही फोर्थ में हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट में इसमें ऑल फर्स्ट में और फोर्थ में ओनली cos थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल sec थीटा, दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज। तो इसका मतलब ये फिर ये वैल्यू जो होगी या तो सेकंड क्वाड्रेंट की और या थर्ड क्वाड्रेंट में है लाई करेगी ये। तो अब हमने देखना है कि 1/2 वैल्यू कहां होगी, पहले तो ये देखना है हमने, माइनस क्वाड्रेंट का है ये तो बाद की बात है। 1/2 वैल्यू कब होती है cos की, तो cos 1/2 जो है हमारे पास कब होगा 60 डिग्री के ऊपर। ठीक है, जैसे साइन 60 डिग्री के ऊपर √3/2 था तो cos जो था उसके इसमें 1/2 था, तो ये भी 60 डिग्री के ऊपर ही है वैल्यू हमारी। लेकिन नेगेटिव वैल्यू है तो हम इसको लिख देंगे क्या, cos x इक्वल्स टू cos पाई माइनस π/3, क्योंकि π/3 60 डिग्री हुई, ये वैल्यू तो 1/2 60 के ऊपर ही होगी cos की, लेकिन माइनस में है तो पहले ये माइनस में कहा हो सकती है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है, फिर थर्ड में भी निकालेंगे हम, थर्ड में भी हो सकती है ये वैल्यू, पर होगी वैल्यू π/3 60 के ऊपर ही। जो भी आपने 180 में माइनस करना है जब 180 में प्लस करना है वो 60 डिग्री ही करना है। तभी मैंने आपको ये समझाया है कि जो मेन एंगल हमारे पास, बाकी तो हम 0 डिग्री है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 हो सकता है, पर इतनी सारी वैल्यू हम याद नहीं रख सकते और ये है भी टेबल के अकॉर्डिंग, बट जो मेन वैल्यू है हमारी वो हमें याद रखनी पड़ती है। 0 डिग्री होगी, 30 होगी, 45, 60 और 90। तो जब भी हम क्वाड्रेंट यूज करते हैं तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करते हैं कि ये 1/2 है, जैसे यहाँ पर, तो ये 1/2 वैल्यू cos की होगी कहां पर, कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री 60 डिग्री के ऊपर। तो हम ये वैल्यू -1/2 है, मतलब सेकंड और थर्ड की वैल्यू है ये, तो पहले हमने सेकंड के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो ये cos पाई माइनस π/3 करना है। मैंने आपको बोला कि पाई 180 माइनस थीटा क्यों करना, क्योंकि 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती, cos की cos ही रहेगी। तब हम इसको cos x इक्वल्स टू ये 3 पाई माइनस पाई जो है वो हो जाएगा 2 π/3। तो अगर इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल सोल्यूशन यहां से क्या होगा, यहां से आप प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालें इसका, तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 π/3 लिख देंगे। मतलब एक पार्टिकुलर सोल्यूशन ही लेते हैं कि इसका हम यही देखेंगे इसमें कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये 2 π/3 के ऊपर इसकी वैल्यू -1/2 हो सकती है। लेकिन अगर इसका हम जनरल सोल्यूशन लिखें यहां पर, तो इसका जनरल सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन इक्वल्स टू ये हमारा क्या होगा इस केस में कि cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा बन जाएगा। तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा जनरल सोल्यूशन में, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है 2 π/3 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है,
बस जनरल सोल्यूशन में तो आपको जो फॉर्म बताई है आपने वो कंफर्म करना है कि ये फॉर्म कौन सी बन रही है, बस उसके हिसाब से जो फॉर्मूला बताया वो लिख देना आपने, दैट इज द जनरल सोल्यूशन। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हुई। अभी आप फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी इसको निकाल सकते हैं। ऑल्सो यू कैन राइट कि ये cos थीटा इक्वल्स टू हमारा -1/2 और कहां हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप कैसे जाओगे, पाई प्लस थीटा करके, तो पाई प्लस थीटा π/3 करना आपने, क्योंकि वैल्यू 1/2 जो है वो π/3 के ऊपर है, तो ये पाई प्लस π/3 हो गया। तो cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन गया हमारे पास cos 4π/3। अब अगर मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखना है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा इसमें, x इक्वल्स टू 4π/3 होगा। और अगर इसमें आपको जनरल सोल्यूशन लिखना है, जनरल सोल्यूशन, तो आपने x इक्वल्स टू क्या लिख देना है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा 4π/3 है, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो इस तरह से आप ये जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उनका हम फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब आपको पता ही है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, जैसे साइन x है तो वहां से आपको उस x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है कि वो x कितना होगा, वो एंगल कितना होगा। जैसे cos x इक्वल्स टू -1/2 है, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में x एंगल कितना हो सकता है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, और जनरल सॉल्यूशन में किस तरह से हो सकती है। सॉल्यूशन दोनों ही सेम है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में हमें सिर्फ ये चीज लिखनी होती है, फिर हम यहाँ शो कर देते हैं कि n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। फिर ये तो आप जहां मर्जी तक n की वैल्यू 1 भरो तो कहां जाएगी वैल्यू, 2 भरो तो कहां आएगी, 3 4 0, इस तरह से माइनस में भी भर के आप जो है वो उसका जनरल सॉल्यूशन देख सकते हैं कि कहां कहां पर ये -1/2 होती है। क्वाड्रेंट में तो हम सिर्फ ये देखते हैं ना कि 1/2 सॉरी -1/2 सेकंड और फोर्थ में, लेकिन जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इनका। तो वो कैसे, पहले हम 2 4 5 10 सॉल्यूशन निकाल लेंगे कि ये x जो है वो n0 भर के क्या आया हमारा, उस एंगल के ऊपर हमारी वैल्यू क्या होती है, -1/2। तो इस तरह से हम ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन जो है वो स्टडी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए। तो और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड दीज सॉल्यूशंस वेरी वेल। अगर आपको ये अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो आपको इसको शेयर करना है, लाइक भी करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।